टू माय चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल्स पे कैसे वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द चैप्टर मैं बहुत क्विकली आपको बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे ऐसे शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स के थ्रू चैप्टर्स को पार्ट्स में या फिर एक कह सकते हो वन शॉट में भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। सो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रो कि अभी आपको इसमें क्या मिलने वाला है। सो अभी आपको इस वीडियो में आई एम गोना एक्सप्लेन अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मैं कोशिश करूंगी कि 15-20 मिनट में मैं जितना पढ़ा पाऊँ मैं आपको उतना बताऊंगी एंड देन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 1 आवर के बीच में आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करने को मिल जाएगा। इसका फायदा ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको तब भी सुन सकते हैं एंड आप चाहे तो इसे देख भी सकते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप इसे देखें ही एंड ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। दीज आर शॉर्ट नोट्स, तो अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो जब भी मैं इस चैप्टर का नाम सुनती हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू माय माइंड इज व्हाट इज ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग क्या होता है? क्या ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है? क्या ब्रीदिंग एक केमिकल प्रोसेस है, एक एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस है? व्हाट इज ब्रीदिंग? सो breathing is a process which involves inhalation and exhalation. Now what do you mean by inhalation and exhalation? inhalation का मतलब होता है सांस लेना और exhalation का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, अब बेसिक चीजें तो मुझे पता चल गई कि जो हम ये सांस लेने और छोड़ने की एक्टिविटी करते हैं इसे कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग कहते हैं। पर नाउ क्या ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है? तो इसके लिए हम जानेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। गाइस, यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में कहीं पे भी नहीं गिवन है, बट मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। सो गाइस, जो ब्रीदिंग है हमारा, एक सेकेंड लेट मी टेक द पेन एंड पेन की इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर ओवरराइड करना है। सो आप इसी पे देख लेना। ओके, सो जो हमारा ब्रीदिंग है यहाँ पे आई एम गोना एक्सप्लेन यू अबाउट ब्रीदिंग एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। डोंट वरी गाइस, मैं इसे रिमूव कर दूंगी, बस अभी के लिए लिख रही हूँ जिससे आप लोग देख पाए। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है अगर आपको देखना है कि ये फिजिकल प्रोसेस कैसे है तो एक बार सांस लेके देखो और छोड़ के देखो, ये फिजिकली कर पा रहे हो ना, यू कैन व्यू इट, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, सिमिलरली रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। आई एम गोना एक्सप्लेन व्हाट इज रेस्पिरेशन। अभी रुक जाओ, बस मैं आपको अभी डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग में क्योंकि एक फिजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देयर इज नो एनर्जी रिलीज। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता है या फिर अगर आपके नोट्स में ये नहीं है तो प्लीज आप लिख लीजिए। मैं वर्बली भी बोल रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो टेल यू गाइस दिस बाय राइटिंग ऑल्सो एंड वर्बली ऑल्सो, तो आपको जैसे समझ आ रहा है आप लिख लीजिए। सेकेंडली रेस्पिरेशन जो है, अब ऑफकोर्स अगर ये नॉन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है तो ये ऑफकोर्स एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म्स। उसके बाद जो ब्रीदिंग है हमारा, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना कि ये बहुत सिंपल है बट कई बार हम इन्हें मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इन पॉइंट्स को मिस आउट ना करें। सेम यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ब्रीथिंग डिफर अमंग ऑर्गेनिज्म बट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सेम फॉर ऑल। यानी कि सांस लेने एंड छोड़ने की जो प्रोसेस है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफर करती है। वो किस बेस पे डिफर करती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। बट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि एक केमिकल प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है इनसाइड आवर बॉडी, जब हम सांस ले लेते हैं उस ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी का ब्रेकडाउन, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये सेम प्रोसेस होता है हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा भी हो लेकिन ये प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग समझ गए हो कि व्हाट डू आई मीन टू से। ये क्या हो गया गाइस, मेरे साथ थोड़े कांड होते रहते हैं बट डोंट माइंड। सो या ओके, सो अब मैंने आपको छोटा मोटा व्हाट इज ब्रीदिंग उसके बारे में बता दिया। नाउ ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? O2 एंड CO2। इट्स वेरी सिंपल, हमें पता है भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि O2 है वो हम इनहेल करते हैं, CO2 है हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन जो है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जिससे उनसे एनर्जी रिलीज हो। सो अब रेस्पिरेशन के दो तरीके हो सकते हैं, दैट कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक। के दो प्रोसेस हो सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन का यूज करें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर सिंपल मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करें उसे हम कहते हैं एरोबिक, एंड जिसमें नहीं करें उसको कहते हैं एनारोबिक। ठीक है, इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो बहुत ही सिंपल है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको लिखा भी, तो एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो हम सबको पता है, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद अब बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखो यहाँ पे मैं आपको अभी नहीं बता सकती
क्या नहीं बता सकती? हाँ, रुको। उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, बट अब हमें ये बताओ कि आपने एक लाइन बोली थी कि ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो डिफरेंट क्या कहते हैं एनिमल्स के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए अलग-अलग है। तो नाउ लेट्स सी कि वो कौन-सा किसके लिए है। सो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। यानी कि अगर मेरे पास लंग्स हैं और फिशेस के पास गिल्स हैं तो इनके बेसिस किस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। सो दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो किस एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, क्या उनका हैबिटेट है और उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं जो कि आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन-कौन से हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। तो जैसे गिल्स हो गया, ये हमें पता है कि एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्कस, फिशेस वगैरह में पाया जाता है। स्किन हमें पता है, अर्थवर्म, कुटोनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसे। मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग आप देख सकते हो। एंटायर बॉडी सर्फेस जैसे कि स्पॉन्जेस, सीडेंटेड एंड प्लेटफॉर्म्स। लंग्स से हम मैमल्स, मैमल्स में जैसे टाइगर हो गया, एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स। एंड ट्रैकियल सिस्टम होते हैं इंसेक्ट्स के पास जैसे कॉकरोच। ठीक है, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, अगर आप वहां से एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर में तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम इस चैप्टर को ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिग इनटू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि देखो दिस इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ने से पहले एक विजुअल्स ले लो कि आखिर हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखो अभी इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगी, बट दिस इज लैरिंग्स। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि जैसे एपिग्लॉटिस के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, नोज, ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल चैम्बर होता है, नेजल कैविटी होती है, नेजल पैसेज होता है, इन सब चीजों के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारी ब्रोंकाई है, ये ब्रेथ केज है। ठीक है, ये राइट लंग है, सॉरी ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये हमारी मेम्ब्रेन्स है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, तो मैंने बस आपको एक वो बता दिया, ओवरव्यू दे दिया, बट अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ कम ऑन टू डिफरेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज दीस पार्ट्स जैसे कि फेरिंग्स, नेजल कैविटी एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स तो हम सबको पता है। देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, जिस भावनाओं पे जाओ, यहाँ पे होती है हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, आप अपनी नोज पे फिजिकली भी फील कर सकते हो। ठीक है, नेजल कैविटीज दो चीजों से बनी है, नेजल चैम्बर एंड नेजल पैसेज। देखो नेजल पैसेज नेजल कैविटी के जस्ट ऊपर एंड देन वो लीड करता है, ओपन होता है नेजल चैम्बर में। उसके बाद फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया प्रोटेक्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंग लिख दिया, इट्स रिंग दैट प्रिवेंट कोलैप्सिंग। क्या कोलैप्स प्रिवेंट करता है? खाना गलती से सांस की नली में ना चला जाए जब हम खा रहे हैं, तो हमारा एपिग्लॉटिस होता है, वो एक कवरिंग होती है शी शेप कार्टिलेजिनियस, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग swallowing। मतलब खाना खा रहे हो तो सांस की नली में ना चला जाए, फंस जाएगा, फंदा लग जाएगा, जिसे कहते हैं ना लोगों को फंदा लग गया, खाते खाते नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए। ओके, उसके बाद ये ब्रोंकाई, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू न्यूमरस एल्वेओलाई। ये बस मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ अभी, आगे अभी इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि अब हमने पढ़ लिया कि ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम ऐसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, बट अब बारी आती है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हैज डिफरेंट पार्ट। सबसे पहले आता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब हम वर्ड सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंस्पायर एक्सपायर, इसका मतलब ये होता है कि सांस लेना, सांस छोड़ना। तो जब मैं कह रही हूँ इंस्पिरेशन, इट मींस एयर इज ड्रॉन इन एन एक्टिव प्रोसेस, एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, सांस अंदर लेना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, अकर्स ड्यू टू नेगेटिव प्रोसेस इन दी लंग्स। ठीक, वेरी इजी। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है भाई लंग्स में प्रेशर कम है, इसीलिए आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा है, एंड ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो हमारी एयर है वो मूव करती है, तो इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स। उसके बाद हमारा आता है एक्सपायरेशन, इसका मतलब एल्वियोलर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, मतलब कि हम जो ये जो ब्रीद आउट कर रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। पैसिव प्रोसेस होती है, अकर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर, यानी कि अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर नेगेटिव प्रेशर हो गया, इसीलिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। उसके बाद हम डिफरेंट और ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, पूरी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस बात को चॉप कर देंगे। सो नाउ कमिंग टू लाइन वाइज इन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है इंस्पिरेशन, मैंने आपको बता दिया, एंड देन इसीलिए मैंने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड कंपैरिजन की तरफ पे एक साथ बता दिया, बट नाउ आई एम गोना टेल कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है। सो डायफ्राम एंड जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीजेस। नाउ ये कुछ चीजें जो आपको कनेक्ट करके हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि हमने इंस्पिरेशन पढ़ा, तो अभी मैंने पढ़ा कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर की तरफ वजह से होता है, प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कि हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब याद करना इजी हो जाएगा कि अगर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है लंग्स में, थोरैसिक चैम्बर में, तो इसका ये मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। उसके बाद पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर बन रहा है। क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड एयर मूव्स इनसाइड द लंग। ये देखो यहाँ पे भी ये चीज गिवन है, ये कैसे आई मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, सांस अंदर चली गई। अब बात आती है कि हम जब सांस छोड़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। एंड एक्सपायरेशन क्यों होता है, वो है क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर अब इंक्रीज हो गया। अब अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया मतलब कि वॉल्यूम घट गया होगा। ठीक है, अब हमारी जो इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी, यानी कि अपनी पोजीशन में वापस जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम की ओरिजिनल पोजीशन ऐसे होती है, ठीक है, दिस शेप, दिस इज डायफ्राम। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, फ्लैट, ठीक है, एंड देन अगेन वो रिलैक्स करेगा तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हमारी एयर चली जाती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से इन शॉर्ट देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या कहता है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग सेज कि इंस्पिरेशन लेते हो, यानी कि जब सांस लेते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नॉन नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, यानी कि वो अपने इस शेप से इस शेप में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और बाहर से जो हमारी एयर है वो हमारी लंग्स में आ जाती है। ठीक, उसके बाद एक्सपायरेशन क्यों होता है वो हमें पता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर गई हैं, वॉल्यूम जो है वो हमारा कम हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है, इसीलिए जो एयर है वो अंदर से बाहर चली गई है। ठीक, तो ये पार्ट आई गेस आपको अच्छे से याद हो गया। इसको याद करने का यही तरीका होता है, दिमाग में रख लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये देख रहे हो आप, ये क्या स्टेज है, इंस्पिरेशन हो रहा है कि एक्सपायरेशन हो रहा है। चलो अभी हम कर लेते हैं, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर। ये देखो
नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोसेस इंस्पिरेशन की एक्सप्रेशन, आई नो अभी आपने देख लिया, बट स्टिल ट्राई करो कि आप डिकोड कर पाओ डायग्राम में जो चीजें गिवन है या जो आपको दिख रही हैं उसके थ्रू। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायग्राम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब हमने अभी पढ़ा कि जब डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि वो अपने इस स्टेट से इस स्टेज में जाने की कोशिश करता है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? अच्छा देखो, स्टेप बाय स्टेप याद करोगे ना, अपने आप याद होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओ इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अच्छा अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, अरे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, अल्टीमेटली इंस्पिरेशन होने वाला है। तो ये तो मुझे क्लियरली समझ आ गया ना कि इंस्पिरेशन का केस है। सेम डायफ्राम रिलैक्स्ड हो रहा है, आर्च हो रहा है, मतलब अपनी ऊपर की तरफ जा रहा है, आर्च पोजीशन ले रहा है, अपनी पुरानी कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजीशन पे जा रहा है, ओ इसका मतलब कि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सपिरेशन का केस है, अंदर पॉजिटिव प्रेशर बाहर नेगेटिव प्रेशर, सो इजी। तो इस तरीके से याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। एंड मैं भी ऐसे ही याद करती हूँ, आज भी ऐसे याद करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टर्नम और रिब्स हैं वो थोड़ा-सा ऊपर बढ़ जाते हैं। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो तुम भूल ही नहीं सकते। अब अगर तुमसे कोई पूछे ना कि अगर हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या हमारे स्टर्नम और जो रिब्स हैं वो मूव करती हैं, मतलब किस तरफ? क्या वो ऐसे अंदर की तरफ मूव करती हैं, रेज़ होती हैं, क्या होता है उनके साथ? आप बता दोगे भाई देखो मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब कि मुझे उनको बाहर की तरफ रेज़ आउट करना पड़ेगा, रिब्स एंड स्टर्नम को। एंड सेम जब मुझे एक्सपायरेशन करना है, मुझे वॉल्यूम कम करना है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में रिटर्न कर जाएँगी। तो इट वाज़ वेरी सिंपल। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस डिफरेंट एल्वेओलर मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स के अक्रॉस, देन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू के अक्रॉस, देन ये सारा पार्ट पढ़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल लेक्चर में अपलोड करूँ तो आप मुझे उसके लिए भी बताना, उसके लिए मैं डिटेल नोट्स वाइज आपको पढ़ाऊंगी। ये बस एक शॉर्ट नोट है जिसमें मैं आपको 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर विद अच्छे नोट्स रिवाइज करा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।